आर्थराइटिस होता क्यों है? आर्थराइटिस शब्द का मतलब होता है आर्थो। आर्थो का मतलब हिंदी में कहते हैं हड्डी। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है कि जो जोड़ों में अकड़ाहट आ जाए, स्टिफनेस आ जाए, मुड़ने में, चलने में, खड़े होने में, काम करने में, व्यायाम करने में जब कठिनाई महसूस होने लगे, असहजता महसूस होने लगे, तो उसको आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस में क्या किसी तरह का परहेज भी रखना पड़ता है? परहेज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम खा रहे हैं और बीमारी होती है गलत चीजों के एकत्र हो जाने से, जो भी प्रोटीन की चीजें हैं जो यूरिक एसिड बनाती हैं वो बंद कर देना चाहिए। प्रोटीन ढूंढते हैं लोग हर चीज में, आप बोल रहे हैं प्रोटीन मत खाओ। जिसको आर्थराइटिस हो गया है उसको प्रोटीन तो जहर का काम है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में। मेरे साथ में मौजूद हैं योग विशेषज्ञ और प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। गुरुजी, क्योंकि आयुर्वेद आज के अगर वक्त की मैं बात करूं तो आयुर्वेद इस वक्त बहुत ज्यादा हाइप पर है, यानी कि हर कोई आयुर्वेद के बारे में बात कर रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि आयुर्वेद के बारे में लोग जानते थे कि आयुर्वेद अच्छा है, लेकिन इसको बहुत स्लो प्रोसेस की तरह पर दिखते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कि हम एलोपैथी पर जाते हैं तो हम ये जानते हैं कि हम किसी भी बीमारी के इलाज में अगर एलोपैथी को चूज करते हैं तो उसका असर जल्दी होता है, यानी कि वो तेजी से हमारी बीमारी को ठीक कर देता है। लेकिन आज लोग कहते हैं कि एलोपैथी पर मत जाइए, आपको जाना है तो आप आयुर्वेद पर जाइए, क्योंकि उससे आपकी बीमारी ना सिर्फ ठीक होगी बल्कि जड़ से खत्म होगी। वो एक जो कहीं ना कहीं एक बात जो लोगों के दिमाग में थी कि तेजी से बीमारी ठीक होती है इसीलिए एलोपैथी पे जाना चाहिए, उस चीज को बदल दिया है आजकल लोगों ने। अब वो कैसे बदला है, किस थॉट प्रोसेस के साथ में बदला है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही, क्योंकि हमारा टॉपिक होता है हमेशा, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आर्थराइटिस, यानी कि जोड़ों का दर्द, हम उसको लेकर बात करेंगे। और इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर एलोपैथी की जगह आयुर्वेद कैसे लेता जा रहा है, क्योंकि आर्थराइटिस की हम बात कर रहे हैं। आर्थराइटिस जोड़ों का दर्द, तो जोड़ों के दर्द से लोग बहुत परेशान रहते हैं। और अगर मैं घुटनों की बात करूं, सबसे ज्यादा जोड़ों के दर्द में जो लोगों को परेशानी होती है घुटनों के दर्द की होती है। लोग ऑपरेशन करा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो एक परमानेंट इलाज नहीं है। वो दर्द से परेशान ही रहते हैं, ना उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, ना सीढ़ियों से चढ़ पाते हैं, इस तरह की दिक्कतें। पहला सवाल आपसे है कि आर्थराइटिस होता क्यों है? आर्थराइटिस शब्द का मतलब होता है आर्थो। आर्थो का मतलब हिंदी में कहते हैं हड्डी। तो हड्डी से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, और हड्डी में जब अकड़न आ जाए एक उम्र के बाद या और किसी कारणों से, आजकल बहुत सारे खान पान के कारण, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल आजकल के लोगों के बहुत ही हेक्टिक हो गई है, उसके कारण तनाव बहुत हो गया है। और उसके साथ साथ काम करने की जो तरीका हो गए हैं, बहुत तेज हो गए हैं, समय कम है, काम ज़्यादा हो गया है, प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ती जा रही है। तो इन सब कारणों से एक ऐसी बीमारी जिसको हम आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द के नाम से हम जानते हैं। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है कि जो जोड़ों में अकड़ाहट आ जाए, स्टिफनेस आ जाए, मुड़ने में, चलने में, खड़े होने में, काम करने में, व्यायाम करने में जब कठिनाई महसूस होने लगे, असहजता महसूस होने लगे, तो उसको आर्थराइटिस कहते हैं। 3 तरह के आर्थराइटिस होती है: एंकिलोजिंग आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस एंड जनरल आर्थराइटिस। तीनों आर्थराइटिस के कारण एक ही हैं, लेकिन पहले शुरुआत होती है जनरल आर्थराइटिस से, यानी सामान्य जोड़ों के दर्द से। जब हम उसको किसी पेन किलर से या अनदेखा करते जाते हैं तो रूमेटिक आर्थराइटिस हो जाती है। उसको भी जब हम अनदेखा करते हैं या सप्रेस कर देते हैं दवाइयों से, आजकल पेन किलर वगैरह से, तो एंकिलोजिंग आर्थराइटिस हो जाती है। तीनों में अंतर क्या है कि जो सामान्य रूप से जो दर्द होता है कि मोड़ने में हो रहा है, चलने में हो रहा है, उठने बैठने में हो रहा है, खासतौर से घुटने में लोग, जैसा कि आपने कहा, लोग सबसे पहले महसूस करते हैं घुटनों में। किसी को कलाई में भी होती है, किसी को अंगुलियों में भी होती है, किसी के कंधों में होती है, किसी को कहीं भी हो सकती है। तो जब वो सामान्य आर्थराइटिस शुरू होती है, जब उसको हम नहीं ठीक कर पाते हैं या करते हैं या अनदेखा करते हैं, तब रूमेटिक आर्थराइटिस शुरू होती है। यानी उसमें अकड़न इतना ज्यादा हो जाती है कि अंगुली मोड़ने में या कंधा मोड़ने में या घुटना मोड़ने में दिक्कत होने लगती है, कठिनाई होती है। उसको भी हम जब पेन किलर से या किसी तरीके से हम दबा देते हैं उसके लक्षणों को, तब एंकिलोजिंग, यानी अंगुली ऐसे फैल जाती है तो फैली रहती है, या मुड़ गई तो मुड़ी रहती है, या सीधी है तो मुड़ती नहीं है, उसी तरह से सारे जोड़ों में। तो ये आर्थराइटिस का परिचय है। गुरुजी, आर्थराइटिस के इलाज के लिए लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं। ऐसे में एलोपैथी पर जाना
कितना ठीक है, कोई फायदा है उससे? देखिए कोई भी आजकल के आज तक अभी लोगों को यही भरोसा था और है कि एलोपैथ में जाना चाहिए, उसमें जल्दी इलाज होता है, जल्दी लाभ मिलता है, जल्दी राहत मिलती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि लक्षणों को दबाने की क्षमता तो दवाइयों में है, लेकिन क्योर करने की या पूरी तरह से ठीक करने की केवल और केवल भारतीय चिकित्सा प्राचीन पद्धतियों में है। जैसे चाहे आयुर्वेद हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, चाहे योग हो, चाहे सिद्धा हो, चाहे यूनानी हो, उसमें इन जितने भी क्रॉनिक बीमारियां हैं उनमें से आर्थराइटिस का केवल प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और उसका जो मूल आधार है आहार। हम लोग बोलते हैं आहार ही औषधि है, डाइट इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर हम आहार को ठीक कर दें, क्योंकि बीमारी होती भी है, मुख्य कारण ठीक गलत बीमारी होने का कारण भी है गलत आहार और ठीक करने का भी उपाय है सही आहार। तो हम अगर आहार को ठीक कर दें, यानी वो चीज़ें जो हमारे घर में ही मौजूद है, कोई बहुत क्लिष्ट या बहुत कठिन चीज़ें नहीं, जैसे हल्दी है, अदरक है, अजवाइन है और दालचीनी है, लौंग है, इन सब चीज़ों से हम एक ऐसी औषधियाँ बना लेते हैं। बाद में हमारे आसपास जो तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं या गिलोय है या अश्वगंधा है, इस तरह की चीज़ों से हम इस बीमारी का हमेशा के लिए ठीक उपाय कर सकते हैं। ये आपने उपाय बताए हैं, इनको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? आपने तो ये औषधियों के नाम बता दिए, इनका इस्तेमाल कैसे करें? हाँ, अगर किसी को आर्थराइटिस है तो दालचीनी करीब करीब 5 से 7 ग्राम, यानी अंदाजा से कि 2 टुकड़े, और उसी के हिसाब से 8-10 पत्ते तुलसी के ले लें और गिलोय के 2-2 इंच के 2 टुकड़े ले लें, कूट करके उनको पानी में उबाल करके और हल्का सा नमक उसमें डाल दें। या अगर ब्लड प्रेशर जिस बीमार को है पेशेंट को, तो नमक ना डालें और पानी आधा रह जाए तो वो सुबह शाम उनको पिलाएं। और दूसरा कि कच्ची हल्दी का पेस्ट बना के और अदरक का पेस्ट बना के बराबर बराबर मात्रा में गुनगुना पानी में आधा गिलास पानी में मिला करके पिलाया जाए सुबह और शाम, तो 2 दिन के अंदर ही राहत मिलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद 40 दिन में ये बीमारी करीब करीब 50% तक खत्म हो जाती है और 6 महीना कर दिया जाए तो समूल नष्ट हो सकता है। ऑर्थराइटिस में क्या किसी तरह का परहेज भी रखना पड़ता है? परहेज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम खा रहे हैं और बीमारी होती है गलत चीज़ों के एकत्र हो जाने से, मुख्य रूप से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इकट्ठा हो जाए। प्रोटीन जैसे दाल है, राजमा है, मांसाहार है, नॉन वेज है, या और भी तली चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं, अचार है, अगर उन सब चीज़ों का नियमित अगर लोग सेवन करते हैं तो उनको आर्थराइटिस होने की गुंजाइश अधिक रहती है या उन्हीं को होती है। तो इसको ठीक करना हो तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उस बीमारी के जो कारण है, यानी खट्टी चीज़ें ना खाएं, राजमा ना खाएं, दालें कम से कम खाएं, पनीर ना खाएं, जो भी प्रोटीन की चीज़ें हैं जो यूरिक एसिड बनाती हैं वो बंद कर देना चाहिए। और उसको यूरिक एसिड जो इकट्ठा हो गया है उसको कैसे निकाला जाए, उसके लिए पनीर का पानी, दूध को उबलते हुए दूध में एक नींबू निचोड़ दीजिए, 2 गिलास दूध में 1 नींबू निचोड़ दीजिए, तो पानी आधा बच जाता है, आधा पनीर बन जाता है। तो पनीर छान करके उनको दे दीजिए जो जिनको ये बीमारी नहीं है, और जिनको बीमारी है उनको पनीर का पानी पिलाया जाए। एकदम सटीक और सरल उपाय है आर्थराइटिस को ठीक करना। गुरुजी, आपने एक बात बोली कि प्रोटीन वाली चीजें ना खाएं, जी, और आजकल बाजार में यही है कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन पाउडर खाओ, प्रोटीन वाली चीजें खाओ, प्रोटीन ढूंढते हैं लोग हर चीज में। आप बोल रहे हैं प्रोटीन मत खाओ। जिसको आर्थराइटिस हो गया है उसको प्रोटीन तो जहर का काम करेगा। जिसको नहीं हुआ है, जो बहुत सारे प्रोटीन उनके लिए लाभदायक है जो बहुत शारीरिक व्यायाम करते हैं, यंग उम्र के हैं, बहुत ऊर्जा उनकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, प्रोफेशनल लोग हैं, उनको प्रोटीन खाना चाहिए। हाँ, प्रोटीन सबके लिए जरूरी है, लेकिन अगर आर्थराइटिस नहीं हुआ है तो सबके लिए एक पैरामीटर, एक मापदंड है, इतना प्रोटीन लेना है उतना तो लेना ही चाहिए, चाहे जो भी आपका माध्यम है। लेकिन अगर आर्थराइटिस हो गया है उसके लिए तो प्रोटीन जहर है, क्योंकि ऑलरेडी इतना यूरिक एसिड बढ़ गया है, प्रोटीन ज़्यादा हो गया शरीर में। जब हमारा प्रोटीन की मात्रा या आवश्यकता शरीर को उतनी होती है जितना कि हम को चाहिए काम करने में, कितना हम काम करते हैं, हम बैठ के काम करते हैं, दौड़ भाग के काम करते हैं, या स्पिरिचुअल काम करते हैं, या इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, किस कैसा उसकी दिनचर्या कैसी है, उसके हिसाब से प्रोटीन
तो आंख बंद करके कि प्रोटीन बाजार में लेना ही है, सब लोग सलाह भी दे रहे हैं, आंख बंद करके प्रोटीन लेते जाएंगे, उसकी ज़रूरत हमारे शरीर को नहीं है उतनी, हम खपत नहीं कर पाते हैं, बर्न नहीं कर पाते हैं, तो हमारे लिए वही बीमारी का कारण बनता है। कुछ लोग बोलते हैं कि घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है, यानी कि ट्रांसप्लांट तक भी करा लेते हैं, घुटने चेंज करा लेते हैं जी। और चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। ये क्या है ग्रीस खत्म हो जाना? ग्रीस खत्म हो जाना समझाने के लिए एक लुब्रिकेंट होता है, तरल पदार्थ जो फ्लूइड निकलता रहता है। हमारे घुटनों में लिगामेंट्स होते हैं, हर जोड़ में लिगामेंट्स होते हैं, तो 12 लिगामेंट होते हैं घुटने में, हर लिगामेंट में एक बैरिंग की तरह कार्टिलेज होता है, झिल्ली बोलते हैं जिसको। तो झिल्ली को मूव करने के लिए एक प्राकृतिक रूप से हर लिगामेंट से एक फ्लूइड निकलता है, तरल पदार्थ, जिसको हम गिरिस बोल सकते हैं, चिकनाई बोल सकते हैं, लुब्रिकेंट बोल सकते हैं। तो उनको बनाने के लिए ग्रंथियां होती हैं लिगामेंट्स में, और एक उम्र के बाद वो ग्रंथियां स्लो डाउन हो जाती हैं, वो धीरे धीरे उनके अंदर शक्ति कम हो जाती है। जैसे एक उम्र के बाद झुर्रियां पड़ने लगती है, आई साइट कम हो जाती है, मेमोरी कम होने लगती है, डाइजेशन कम होने लगता है। वैसे ही जितने भी ग्लैंड्स हैं जो लुब्रिकेंट बनाती हैं, 35 साल के बाद अमूमन उसका काम कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो इसीलिए जब लुब्रिकेंट कम हो जाता है तो क्या होता है, झिल्ली में एक सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, रूखापन आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है। तो इसलिए पैर को मोड़ने में, सीधा रखने में, या चलने में, या दौड़ने में, या काम करने में कठिनाई महसूस होने लगती है। तो इसलिए बोलचाल की भाषा में डॉक्टर लोग समझाते हैं आपका ग्रीस कम हो गया है, इसके लिए इंजेक्शन भी देते हैं या बहुत सारे उपाय देते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्रंथियां हैं जो ग्रीस बनाती हैं या लुब्रिकेंट बनाती हैं, उन्हीं को हम लोग रिवाइव करने लगते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तिल के तेल में थोड़ा सा धतूरे का बीज, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सौंठ यानी अदरक का सूखा अदरक का पाउडर, और लहसुन, अजवाइन, सबको उबाल करके उस तेल को छानना नहीं है, उसी में रहने देना है। और उस तेल को हल्का गर्म करके उसको एक इकट्ठा करके बना लीजिए एक दिन, और थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच लगे घुटने पर दाएं से बाएं क्लॉकवाइज, दाएं से बाएं इतना आप मसाज करें, इतना दबाए दें, इतना दबाव देना कि घुटने में दर्द ना हो लेकिन हल्का भी ना हो, और 1 चम्मच तेल सुखा दिया जाए ऐसे मलते मलते। तो अगर जिस घुटने में दर्द है, करना दोनों में चाहिए, अगर ऐसे कर देते हैं तो आपको 2 से 3 दिन में आपको लगेगा कि स्टिफनेस कम हो रही है, क्योंकि पोर्स के थ्रू वो सारा तेल अंदर जाता है और उस ग्रंथियों को मिलता है, और ग्रंथियों को वो सारा एक ऐसे औषधि के रूप में या नरिशमेंट के रूप में या पौष्टिकता के रूप में काम करता है। जो जो चीज़ मिलाई गई थी वो काम करने लगे। जैसे किसी मुरझाए हुए पौधे में पानी और खाद बहुत दिनों से नहीं मिला है, और कोई खाद पानी डाल दे तो उसका मुरझाहट दूर हो जाती है और बल्कि नए नए पत्ते निकल जाते हैं। वैसे ही जो ग्रंथि बनाती है लुब्रिकेंट, वो फिर से रिवाइव होकर के और एकदम एक युवा व्यक्ति की तरह फिर से काम करने लगती है, वो समस्या दूर हो जाती है। क्या योग के जरिए इसका इलाज किया जा सकता है जोड़ों के दर्द का? हाँ, बहुत बढ़िया। योग में जानु शक्ति विकासक क्रिया है, उसके बाद जानु शीर्षासन है, पश्चिमोत्तानासन है, पूर्वोत्तानासन है, गोरक्षासन है। सबसे आसान कौन सा योग है जिसे हम डेली करें तो हमें हमारे जोड़ों के दर्द से निजात मिले? सबसे आसान है जानु शीर्षासन और पूर्वोत्तानासन, गोरक्षासन में, जिसको बटरफ्लाई लोग बोलते हैं। तो अगर वो किया जाए, हम उन सबों को हम दिखा भी देंगे कि कैसे करना है, करने का तरीका भी बता देंगे। तो उससे क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद ही, इसलिए डाइट, एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन, योग में 3 चीजें होती हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में, कि हमारा आहार ठीक किया जाए, फिर व्यायाम एक ठीक तरीके से किया जाए, उसके बाद विश्राम का मतलब नींद लेना नहीं है, मानसिक रूप से भी तनाव वगैरह है तो उसको दूर किया जाए। तो योग में तीनों चीज़ों के लिए विधि विधान बताया गया कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो खाने के लिए जितनी भी सात्विक चीज़ें हैं, इजीली डाइजेस्टेबल, सुपाच्य, जो आसानी से पच जाए, वो लेना है। अगर हम गरिष्ठ भोजन लेते हैं, रिच डाइट लेते हैं, जैसे पनीर है, राजमा है, पराठे हैं, कचौरी है, पकौड़ी है, या जो भी बहुत हैवी डाइट है, अगर वो हम लेंगे तो हमारी सारी एनर्जी डाइजेस्ट करने में चली जाती है, और मेटाबॉलिज्म हमारा सारा, जो कि ग्रंथियों को एनर्जी देना चाहिए, इसलिए उनको नहीं मिल पाने से वो स्लो हो जाती हैं और वो ग्रीस बनना बंद हो जाता है। दूसरा कि यूरिक एसिड बढ़ता है, प्रोटीन ज़्यादा हो जाने से ब्लड में जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो वो जोड़ में जाके जमने लगता है और उससे भी स्टिफनेस शुरू हो जाती है। तो एक तो खान पान को ठीक करें, दूसरा उसको निकालें। तो निकालने के लिए पनीर का पानी बताया मैंने, काढ़ा बताया,
और उसके बाद मसाज बताया। तो 3 तरीके हैं ठीक करने के, या इलाज के 3 तरीके हैं, मसाज थेरेपी, योगाभ्यास, और तीसरा है आप व्यायाम के द्वारा, आसन के द्वारा, और चौथा है कि प्रकृति के शरण में जाएं, धूप स्नान, थोड़ी देर धूप दिखाएं इसको, तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। और प्राणायाम के द्वारा हम अपने टॉक्सिन्स को निकालते हैं। प्राणायाम जब करते हैं तो प्राणायाम के द्वारा हमारी ब्रीथ से बहुत सारी गंदगी, कार्बन निकलते हैं, टॉक्सिन्स निकलते हैं, और वो कहाँ से आता है, वेपोरेशन होकर, वाष्पीकरण होकर के खून में जो मौजूद है गंदगी, वो प्राणायाम जब हम करते हैं तो सारी उसके अंदर, चाहे पस सेल्स हो, चाहे एसिडिक हो, चाहे यूरिक एसिड ज़्यादा हो, वो ब्लड में भी एसिडिक ब्लड हो जाता है, तो वो सारा प्राणायाम करते 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 हम उसको निकाल सकते हैं। तो प्राणायाम करने से, कुछ आसन करने से, मसाज करने से, थेरेपी करने से, और एक और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अच्छा है कि मड पैक, मिट्टी को लेते हैं, हमारा एक मिट्टी विशेष होती है तैयार करके, और उसको हम हल्का गुनगुना करके, जैसे सब्जी को, ठंडी सब्जी को गर्म करते हैं, ठीक वैसे ही हल्का गर्म करके, ताकि जले भी ना और ठंडा भी ना लगे, और पूरा घुटने के एरिया में जो अफेक्टेड एरिया है पूरा उसमें लपेट के 1 इंच की मोटी परत लेते हैं और लगा करके रख देते हैं, और पेशेंट को लेटने के लिए बोल सकते हैं, बैठने के लिए बोल सकते हैं, और आधे घंटे के बाद उसको हटा देते हैं। चौथा एक और है वैक्सिंग। कच्ची मोम लेते हैं जो शहद के छत्ते से बनती है, और वो पंसारी की दुकान से मिलती है। कच्ची मोम को भी गर्म करके वो पिघल जाती है जब, और ऐसे हो जाए जब, पिघलने के बाद जब रख देते हैं, दही की तरह जब हो जाए उठाने लायक, लेकिन एकदम पानी भी ना रहे और एकदम जम भी ना जाए, दही की तरह रहे, तो हाथ से उठा के उसको पूरा अफेक्टेड एरिया में लगाते हैं। तो उसका लॉजिक क्या है कि पोर्स के थ्रू मोम के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो स्टिफनेस को दूर करते हैं और ग्रंथियों को नरिशमेंट देते हैं। तो कच्ची मोम का लॉजिक है, उससे भी बहुत फायदा होता है। तो इतने सारे में बताया, कोई एक भी इलाज करा जाए तो आर्थराइटिस ठीक हो सकता है। आपने तो बहुत सारी बातें बता दी आर्थराइटिस को लेकर। उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स ने भी ये सब सुना होगा और शायद वो ये सब करे तो उनको भी इन सब दर्द से और जाहिर तौर पर जितने भी जोड़ों के दर्द उनसे निजात मिले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दोस्तों, बस आज के इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।